से स्वागत है एक बार एक और नई वीडियो में। और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स, और ये इस सीरीज का 7th पार्ट है। पार्ट 1 to 6 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वो नीचे आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच इंस्टीट्यूट क्रिएटेड द डिजाइन ऑफ चेनाब रेल ब्रिज? आईआईटी दिल्ली, आईसी बैंगलोर, आईआईटी चेन्नई या आईआईटी बॉम्बे? तो इसका आंसर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। तो ये जो रेल ब्रिज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये फर्स्ट टाइम श्रीनगर को एक रेल कनेक्टिविटी दे रहा है। तो जम्मू से श्रीनगर को इसके द्वारा कनेक्ट करा गया है, और ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में। एंड इट इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्च ब्रिज। इसकी जो टोटल हाइट है वो अराउंड 359 मीटर्स है, और ये जो स्पीड झेल सकता है ट्रेन की वो है 266 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो लोकेशन है वो है रियासी डिस्ट्रिक्ट। इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे आर्च ब्रिज, 359 मीटर टॉल एंड 35 मीटर हायर देन एफिल टावर। जो इसकी कंस्ट्रक्शन करी है वो करी है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ने, एंड इसका फाउंडेशन डिजाइन करा था आईएससी बैंगलोर ने। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो इट एम्स टू ट्रांसफर सरप्लस वाटर फ्रॉम केन रिवर इन मध्य प्रदेश टू द बेतवा रिवर इन यूपी, बोथ ऑफ विच आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी laid the फाउंडेशन स्टोन फॉर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट इन खजुराहो मध्य प्रदेश। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन 2 इज ऑल्सो करेक्ट। इट लेड टू द सबमर्जेंस ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व। तो पूरा तो नहीं, लेकिन हाँ इसका कुछ पार्ट, बिकॉज वहां पे एक डैम बना रहे हैं, उसके चक्कर में इसका थोड़ा सा पार्ट पानी के अंदर जा रहा है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3। तो ये आप मैप में देख सकते हैं कि ये जो केन रिवर है और बेतवा रिवर उसको ये लिंक कर रहा है। और ये सर दौधन डैम जो हम इसमें बना रहे हैं इनिशियली, और ये बेसिकली पन्ना टाइगर रिजर्व का कुछ पार्ट अपने अंदर ले लेगा, सबमर्ज कर लेगा बेसिकली। और ये जो इंपॉर्टेंट है इस कैनाल की वो है बुंदेलखंड रीजन के लिए। एक्चुअली में बुंदेलखंड में हमेशा से पानी की कमी रही है, तो उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ द दौधन डैम कॉम्प्लेक्स, लो लेवल एंड हाई लेवल टनल्स, केन बेतवा लिंक कैनाल पावर हाउसेस। एंड इसके जो बेनिफिट होंगे दैट इट विल प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर 62 लाख पीपल। संथारा इज अ रिलीजियस प्रैक्टिस एसोसिएटेड विद विच रिलीजन? तो इसको संलेखना भी बोल देते हैं कई जगह, और संथारा भी बोलते हैं। तो जैनिज्म, इस्लाम, बुद्धिज्म या सिखिज्म? तो इसका आंसर है जैनिज्म। एक्चुअली इसमें क्या करते हैं कि इसमें फूड और वाटर दोनों अवॉइड कर देते हैं लोग, तो इस चक्कर में दैट लीड टू देयर डेथ। बेसिकली इस जो प्रोसेस है इसको करने से बोला जाता है कि सोल की प्योरिटी होती है, एंड इट विल लीड टू मोक्षा। मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए इस प्रोसेस को करा जाता है। ये बेसिकली वो सेंट्स करते हैं जो टर्मिनल इलनेस में, मतलब अपनी जो उनकी लाइफ की जो आखिरी स्टेजेस होती है उसमें जनरली वो करा जाता है, प्रैक्टिस करते हैं। तो संथारा जैसे संलेखना, इट इज अ जैन religious vow of voluntary fasting unto death undertaken to purify the soul and attain moksha, and it involves gradual withdrawal from food and water. It involves forgiveness, detachment and spiritual reflection. कई लोग उसको सुसाइड भी बोलते हैं, तो इस वजह से काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी रहता है, क्योंकि अभी एक रिसेंटली केस आया था जिसमें गुजरात में एक फैमिली में उनकी बेटी को, जो शायद 12 या 14 साल की थी, उसको कोई टर्मिनल इलनेस थी, मतलब उसकी डेथ तो होनी ही थी, तो उन्होंने उसको अलाउ कर दिया संलेखना करने के लिए, तो उससे उसकी डेथ हो गई। तो उसके लिए काफ़ी उस चीज़ पे बवाल हुआ था। तो जैन धर्म के बारे में कुछ जान लेते हैं। दैट इट इज़ एन एंशियंट रिलीजन बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ 24th तीर्थंकरास। तो हम ये कई लोगों को ये लगता है कि जो महावीर थे उन्होंने जैन धर्म की स्थापना करी थी, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने जैन धर्म को बहुत पॉपुलर बना दिया था, बट इसकी स्थापना करी थी ऋषभदेव, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकरा एंड द फाउंडर ऑफ जैनिज्म। जैन Jainism came into prominence in the 6th century BC when Lord Mahavira propagated the religion, and Lord Mahavir was the 24th and the last तीर्थंकर। जो सबसे पहले थे वो थे ऋषभदेव, 23rd थे परशुनाथ और 24th थे महावीर।
तो जो वर्धमान महावीर थे उनका जन्म हुआ था 599 बीसी में कुंदाग्राम विलेज में, वैशाली में। और इनके जो पिताजी थे वो एक क्षत्रिय प्रिंस थे जिनका नाम सिद्धार्थ था, हु वॉज द हेड ऑफ जात्रिका क्लैन, और उनकी मम्मी का नाम था त्रिशिला, हु वॉज अ लच्छवी प्रिंसेस। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 30 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था और वो साधु बन गए थे। एंड आफ्टर 12 years ऑफ ऑस्टेरिटी ही अटेंड कैवलिया, दैट इज परफेक्ट नॉलेज, एट द एज ऑफ 42 ऑन द बैंक्स ऑफ रिजुपालिका रिवर। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कॉन्टिन्यूसली किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 72 years इन 468 बीसी एट पावापुरी। तो बर्थ हुई उनकी कुंदाग्राम में और डेथ हुई पावापुरी, बिहार में। द ऋग्वेद रेफर्स टू ऋषभा, इंडिकेटेड एंशियंट रूट्स ऑफ जैन ट्रेडिशन। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या ऋग्वेद में जैनिज्म के बारे में लिखा गया है? तो हाँ जी, बिल्कुल लिखा गया है। तो अगर ये क्वेश्चन है एमसीक्यू में और कोई स्टेटमेंट ऐसी हो तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। जो ऋषभ देव थे उनका जन्म हुआ था अयोध्या में और उनका सिंबल है बुल, उनको बुल से रिप्रेजेंट करा जाता है। जो पार्श्वनाथ थे 23rd तीरंदकार, उनका जन्म हुआ था वाराणसी में और जो उनका सिंबल था वो था सरपेंट। महावीर जो 24th लास्ट थे, जो कुंडाग्राम में जिनका बॉर्न हुआ था, बेसिकली जैनिज्म में 5 वार हुए कि कुछ भी स्टील नहीं करना, जो सबसे पहली वो है अहिंसा, कि किसी भी जीव को परेशान नहीं करना। सेकंड है असत्य, कि हमेशा सत्य बोलना है, असत्य नहीं बोलना। थर्ड है कि कुछ भी स्टील नहीं करना, नॉन स्टीलिंग। फोर्थ इज अपिग्रह, कि अपने पास कुछ रखना ही नहीं है। तो जो महावीर बुद्ध थे उन्होंने खाली, सॉरी लॉर्ड महावीर, उन्होंने केवल 5th जो वाव थी वो ऐड करी थी, दैट इज सेलिबेसी, दैट इज ब्रह्मचर्य, उन्होंने उसको ऐड करा था। तो जैनिज्म में 2 काउंसिल हुए हैं। जो फर्स्ट काउंसिल हुआ था वो था 300 बीसी में एट पाटलिपुत्र, प्रेजेंट डे पटना। तो इसमें टीचिंग्स ऑफ महावीरा कंपाइल इनटू 12 अंगास टू रिप्लेस लॉस्ट 4 पूर्वास। जो सेकंड काउंसिल हुआ वो हुआ 512 सी में वल्लभी में, और इसमें जो पहले की 12 अंगास थे और 12 उपांगास उनको फाइनली कंपाइल करा गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिजिपिन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? दैट इट इज अ डिजिटल वोटर आईडी, तो ये नहीं है। इट इज अ 10 कैरेक्टर डिजिटल एड्रेस कोड, या फिर ई गवर्नेंस फीडबैक पोर्टल, डिजिटल रैंड रॉ रिकॉर्ड ऑथेंटिकेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। बेसिकली जैसे हमारा पिन कोड होता है, जैसे जो दिल्ली है मेन सेंट्रल दिल्ली, उसका है 110001। तो ये बेसिकली उसकी लोकेशन को बताता था कि हमने पूरी कंट्री को कुछ कुछ पिन कोड्स में डिवाइड कर दिया। बट अब जो है हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से नया डिजिपिन असाइन कर रहे हैं, और इसमें वो GIS टैगिंग होगी उसमें। तो ये नया इंट्रोड्यूस है ताकि जो कुरियर्स वगैरह आते हैं वो परफेक्ट जो एड्रेस है वो बहुत आसानी से पहुंचा जा सके। तो इट enables डिजिटल एड्रेस एक्सेस इन रिमोट एंड अंडरसर्व्ड रीजन्स। और इसके जो फायदे हैं वो क्या कहेंगे? इनहेंस लॉजिस्टिक्स, emergency response and digital governance. The Navya scheme targets which group? Senior citizens, girls aged 16 to 18 years, pregnant women या transgender women। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 16 to 18 years। It is basically nurturing aspiration through vocational training for young adolescent girls। और जो इसमें है कि एटलीस्ट आपने 10th क्लास को पास कर रखा हो तभी आप इस स्कीम का पार्ट बन पाएंगे। एंड स्पेशली नॉन ट्रेडिशनल जॉब रोल्स, और इसको 2 मिनिस्ट्रीज मिलकर रन करनी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये ध्यान रखना है, इसको 2 मिनिस्ट्री साथ में रन कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अराउंड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एज ग्रुप 16 to 18 ईयर्स, 2 मिनिस्ट्रीज हैं। इंडिया को होस्टेड द पेरिस AI एक्शन समिट 2025 विद विच कंट्री? USA, फ्रांस, जापान या जर्मनी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। तो द PM ऑफ इंडिया visited France to co-chair the Paris Artificial Action Summit 2025। और इसमें आपको सबसे ध्यान रखना है कि जो ये वाला पार्क समिट हुआ था यूके में 2023 में, ये प्रीच क्या करता है? दैट इट एडवोकेटेड सेफ, ह्यूमन सेंट्रिक एंड रेस्पॉन्सिबल AI। तो ये क्वेश्चन ऐसे बना के पूछ सकते हैं कि ये जो समिट हुआ था ये किस चीज से लिंक था, कि इंटरनेट सिक्योरिटी से लिंक था, एनवायरमेंट से लिंक था, या किसी चीज से लिंक था। तो आपको ये ध्यान रखना है किस चीज से लिंक था। व्हाट इज द projected GDP growth rate for India in 2025 and 2026 according to IMF July 2025 World Economic Outlook। तो एक तो आपको रिपोर्ट ध्यान रखनी है कि इसको कौन निकालता है, दैट इज IMF।
तो और इसका आंसर है ऑप्शन बी 6.4। तो पहले ये कम करी थी इन्होंने, 6.2 या 6.3 दिखा रखी थी, बट अब इन्होंने बढ़ा के 6.3 कर दी है। और इंडिया इज स्टिल द फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जो चाइना का ग्रोथ रेट है वो रहेगा अराउंड 4.8 और यूएसए का रहेगा अराउंड 1.9%। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज इंस्क्राइब्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2025? तो संलखन फॉसिल पार्क यूपी, कंगड़ वैली नेशनल पार्क, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया या मुदमुल मेगालिथिक। तो इसका आंसर ऑप्शन बी सी। ये जो इस बार ये मराठा मिलिट्री लैंडस्केप थे, जितने भी फोर्ट्स बनाए थे उस टाइम पे फ्रॉम 16 टू 19 सेंचुरी के बीच में, इन सबको ऐड करा गया है। अराउंड 12 फोर्ट है, जिसमें से 12 महाराष्ट्र में और एक लगभग तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये आपको ध्यान रखना है कि एक कहाँ पे है, 11 महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु। द प्रॉपर्टी इंक्लूड्स 12 मेजर fortification, mostly in Maharashtra state, with one in Tamil Nadu. These forts, such as Raigad, Shivneri, Sindhudurg, were built, adapted, or expanded by the Marathas between the 17th and 19th century. Strategically located on coastal and mountainous terrain, they formed a complex defense system supporting Maratha military dominance and trade protection. एक्चुअली बेसिकली जो मराठा जो जिसके लिए फेमस थे, दैट इज गुरिल्ला वॉरफेयर। इसमें ये क्या करते थे, जैसे कोई फौज आ रही होती थी, औरंगजेब अपनी लड़ने के लिए फौज भेजता था, तो ये छुप के अचानक से बहुत तगड़ा वॉर करते थे, क्योंकि पहाड़ों में क्या है, जो टेरेन होता है बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जो वहाँ का लोकल बंदा है उसी को सब पता होंगे कि कैसे कैसे किस पास में छुप सकते हैं, कहाँ से एकदम से निकल के हमला करा जा सकता है। तो मराठा उस चीज़ में एक्सपर्ट थे। तो ये आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन जो मोस्टली है वो महाराष्ट्र में और एक तमिलनाडु में। द खाड़वा renewable energy park said to become the world's largest solar park is being developed in which state? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात या कर्नाटका? तो इसका आंसर होने वाला है गुजरात। ये बेसिकली कच्छ रीजन में लोकेटेड है और इसको अडानी बना रहे हैं। एंड इसकी जो कैपेसिटी होगी दैट इज 45 गीगावाट। तो इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लोकेटेड एट खावड़ा इन गुजरात रीजन, कच्छ रीजन, और 45 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी होने वाली है। इट इज द सेकंड बेस्ट सोलर रेडिएशन इन द कंट्री आफ्टर लद्दाख। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोलर पावर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है तो वो लद्दाख है। सेकंड में आपका कच्छ रीजन आ जाता है, जस्ट सिचुएटेड 1 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। तो इट इज बिल्ड बाय अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अपनी पीक पे ये 81 बिलियन यूनिट्स जनरेट करेगा, दैट इज केपेबल ऑफ पावरिंग एंटायर नेशन सच एज बेल्जियम, चिली एंड स्विट्जरलैंड। Question number 10. Consider the following statement about Project Nexus. It is an initiative to link domestic fast payment system across multiple countries. India's UPI is one of the key systems being integrated under this project. तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। It aims to facilitate instant cross border retail payments. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये बेसिकली BIS जो है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, उसका प्रोजेक्ट है और इसके अंतर्गत वो जो क्रॉस बॉर्डर डिटेल पेमेंट्स होती हैं, जैसे हम यूपीआई करते हैं ना, स्कैन करा और एकदम से पैसा पहुंच गया, तो ये इसी को प्रमोट करने के लिए ये प्रोजेक्ट बेसिकली लाया जा रहा है। और इसमें हमारा जो यूपीआई है उसको भी इंटीग्रेट करा जा रहा है, क्योंकि ये मतलब वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोजेक्ट है इस चीज़ के लिए। और जो सबसे लेटेस्ट कंट्री बनाता है जिसने यूपीआई को अडॉप्ट करा है दैट इज कतर। और आरबीआई इसमें कोलैबोरेट कर रहा है विद वेरियस कंट्रीज टू लिंक इंडियाज फास्ट पेमेंट सिस्टम यूपीआई विद respecting FPS for cross-border person to person and person to merchant payments. Consider the following statements about climate change and constitutional rights. Recent judicial pronouncements have recognized the right to protection from climate change impacts as part of fundamental rights. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दिस राइट इज डिराइव्ड फ्रॉम आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 25। आर्टिकल 21 होता है राइट टू लाइफ एंड आर्टिकल 14 इज राइट टू इक्वालिटी। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। द पेरिस एग्रीमेंट लीगली बाइंड्स इंडिया टू अचीव नेट जीरो इमिशंस बाय 2030। तो ये गलत है। हमारे जो एनडीसी के तहत हमने 2070 तक बोला है कि हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएंगे, और ये किसी भी कंट्री के लिए बाइंडिंग नहीं है, ये खाली उनकी खुद की एनडीसीज है, दैट इज नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 and 2। इंडियन कोर्ट्स हैव इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज्ड environmental rights as fundamental rights. The judiciary has acknowledged the right to
protection from climate change impacts as extension of the right to life and environment. So consider the following statement about US-India Compact announcement in 2025. The compact stand for catalyzing opportunity for military partnership, accelerated commerce and technology. तो ये करेक्ट है. मिशन 500 एम्स टू डबल बायलेटरल ट्रेड ऑफ $500 billion by 2030. ये भी बिल्कुल करेक्ट है. अ न्यू 10 year फ्रेमवर्क फॉर मेजर डिफेंस पार्टनरशिप वॉज अनाउंस्ड. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. भले ही हमारे अभी यूएस इंडिया रिलेशन एक डेप्थ से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और ऐसा नहीं है कि ये कुछ सब कुछ खत्म हो जाएगा. ये खाली टेम्परेरी फेज है जिसमें थोड़ा हमारे डाउनग्रेड चल रहा है, लेकिन वो फिर से हमारी जो पार्टनरशिप है यूएस के साथ बहुत स्ट्रांग है. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जैवलिन. हम उनके साथ मिलके को प्रोड्यूस करेंगे विच इज अ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. तो जैवलिन क्या है? दैट इज अ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एट इनहेंसिंग एक्सरसाइजेस लाइक टाइगर ट्रम्प. तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि टाइगर ट्रम्प हम किस कंट्री के साथ मिलके एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज यूएसए एंड इंडिया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्कीम्स अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2025. प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना एम्स टू कवर 100 डिस्ट्रिक्ट विद लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल सीड सीक्स टू अचीव आत्मनिर्भर इन एडिबल ऑयल्स. तो ये सबसे ज़्यादा करेक्ट है, क्योंकि हम जो मेजर ऑयल हमारा है दैट इज पाम ऑयल. हम पाम ऑयल कहाँ से बेसिकली करते हैं? मलेशिया से और इंडोनेशिया से. तो ये हमारा खुद का एम है कि जो पाम ऑयल है इंडिया, जो हमारे साउथ इंडिया में आराम से उगाया जा सकता है, दैट इज आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में, हम उसको वहाँ पे उगाएं. स्वामित्व फंड 2 has been established with rupees 15,000 crore to complete housing units. ये भी करेक्ट है. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लोन, किसान क्रेडिट कार्ड लोन लिमिट वाज इंक्रीज फ्रॉम रुपीज 3 लाख टू 5 लाख. तो ये बिल्कुल करेक्ट है. ये इस बार करी गई है. एक्चुअली किसान क्रेडिट कार्ड किसान को दिया जाता है ताकि वो अपनी फार्मिंग में जो उसको इनपुट्स डालने होते हैं वो प्रॉपरली डाल सके. तो ये अराउंड 1997 में इंट्रोड्यूस करा गया था. तो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट. तो नेशनल मिशन फॉर edible oilseed aims to achieve self-reliance in edible oils. Fund 2 was established with rupees 50,000 crore to complete another 1 lakh housing units and stress projects. And the loan limit under the modified interest subvention scheme through Kisan credit card was increased from rupees 3 to 5 lakh. The Bharatiya Bhasha Pustak scheme announced in budget 2025 aims to promote Indian languages in international forums, provide digital form Indian language books for schools and higher education, establish language museums across India, या फिर train teachers in Indian classical languages. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल्स एंड हायर एजुकेशन. तो इट इज अ न्यू initiative aimed at making learning more accessible by offering digital textbooks and study material in various Indian languages. ये बेसिकली जैसे हमारे जो लोकल लैंग्वेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स, उनको जब बड़े हो जाते हैं तो हायर एजुकेशन जो है वो मोस्टली दो ही लैंग्वेज में जनरली होती है, दैट इज हिंदी और नॉर्थ इंडिया में बता रहा हूँ इंग्लिश. तो उन लोगों को इस चीज़ में काफ़ी इशू होता है. तो हर हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें ये पॉसिबल कराना चाह रहे हैं. द स्कीम इज डिजाइन टू बेनिफिट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स बाय प्रोवाइडिंग स्टडी मटेरियल्स इन रीजनल लैंग्वेजेस. तो जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं उसमें भी बच्चे, जैसे कोई ट्राइबल लैंग्वेज है उसमें भी हम उसको करा दें प्रोवाइड, तो उसमें अगर वो रिसर्च करेगा अपनी लोकल लैंग्वेज में तो उसके चांसेस है कि बहुत आगे तक जाएगा. ये एक रिसर्च होती है, मतलब इसके ऊपर एक पूरी रिसर्च हुई है कि अगर लोकल लैंग्वेज में, जिसको हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं, अगर उसमें स्टडी करें तो वो चीज़ हमें कंसेप्चुअली ज़्यादा समझ में आती है. क्वेश्चन नंबर 15. द सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू creating new categories within SC/ST for better targeting of welfare schemes, reclassify certain castes from SC to ST, providing differential reservation benefits within SC and ST communities. तो इसमें ए भी सही है और सी भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी. एक्चुअली अभी एक जजमेंट आई थी, उसमें ये देखा गया कि SCs और STs में जो कुछ कास्ट है केवल वही उसका मेन फायदा उठा रही है. मतलब अगर 100 सीट्स होती हैं SC में तो एक ही पर्टिकुलर कास्ट 90 सीट्स लेके जा रही है विद इन बोथ कम्युनिटीज. तो उस चीज को रोकने के लिए कि जो उसका बेनिफिट है हर एक कास्ट तक पहुंचे, ये बोला गया है कोर्ट ने कि इसको रिक्लासिफाई करो और उसके अंदर भी हॉरिजॉन्टल
रिजर्वेशन लेके आओ। तो इसको लेके काफ़ी बवाल भी हुआ था, बट अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि हमारी ऐसे कोई मंशा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 17th ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2025। तो द समिट वाज हेल्ड इन ब्राजील, तो ये करेक्ट है बिल्कुल, विद द थीम स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑफिशियली इंडोनेशिया ऑफिशियली ज्वाइन ब्रिक्स एज अ फुल मेंबर ड्यूरिंग दिस समिट, तो ये भी करेक्ट है, इंडोनेशिया 10th मेंबर बन गया। इट इज द फर्स्ट मेंबर फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया विल एज्यूम ब्रिक्स चेयरमैनशिप एंड होस्ट द 18th ब्रिक्स समिट इन 2026, ये भी करेक्ट है। इससे पहले रशिया ने करा था, और इस बार ब्राजील, और नेक्स्ट करेगा इंडिया। नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम वर वेलकम्ड एज ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज, तो ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, ब्रिक्स मल्टीलेटरल गारंटी टू डी रिस्क इन्वेस्टमेंट एंड ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स प्लेटफॉर्म फॉर फाइनेंशियल सॉवरेंटी। एक्चुअली में जो सबसे मेजर सिस्टम है जिसके खिलाफ इंटरनेशनल जो ट्रांजेक्शन होती है, दैट इज स्विफ्ट। तो स्विफ्ट से ना, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई, तो रशिया को यूएसए और उनके एलाई कंट्रीज ने बाहर निकाल दिया। अब इंडिया को जब पेमेंट करनी होती थी, वहां से हम कुछ भी जब बाय करते हैं ऑयल, या उनको कुछ करनी होती थी, तो बड़ी दिक्कत आती थी। तो इसलिए चाहते हैं ब्रिक्स कंट्री अब एक अपना पेमेंट सिस्टम लेके आए, ताकि कोई भी आगे से किसी कंट्री को ब्लैकमेल ना कर पाए कि हम उसको इंटरनेशनल किसी भी सिस्टम से निकाल देंगे। तो इसका जो जन्म है वो बेसिकली 2006 में जो हुआ था, और इसको फर्स्ट टाइम जो ये टर्म दी गई थी 2001 में दी गई थी, दैट इज ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट द्वारा, जिम ओनी। ब्रिक जो ऐसे कंट्रीज जिनकी इकोनॉमीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं, और जो आगे वर्ल्ड को लीड करेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। द लीडर ऑफ ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, मेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन सेंट पीटर्सबर्ग जुलाई 2006, और ये फर्स्ट इसकी फॉर्मल मीटिंग 2009 में करी गई, और 2010 में ज्वाइन कराई से रशिया ने, सॉरी साउथ अफ्रीका ने, जिसके बाद ये बन गया ब्रिक्स। और ये रिप्रेजेंट करता है 42% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, 30% ऑफ द वर्ल्ड्स टेरिटरी, 23% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड 18% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। इसको कई बार एक एंटी वेस्ट अलायंस भी बताया जाता है, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि इसमें मोस्टली वो कंट्रीज हैं जो 1990s के बाद बहुत तेजी से ग्रो करें। Consider the following statements about GST 2.0 reforms. The reforms introduced a simplified two-slab GST structure, 5% and 18%. तो पहले जैसे आपको पता है 4 होते थे, अब उनको करके खत्म करके केवल 2 रेट कर दिए गए। over 91% of the items that underwent rate changes witnessed tax cuts, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो क्योंकि मोस्टली जो थे वो 5 स्लैब में डाले गए, 18 में भी कम ही है, और जो एक और इंट्रोड्यूस करी गई 40%, जो खाली लग्जरी एंड सिन गुड्स के लिए करी गई है, तो ये भी करेक्ट है। द रिफॉर्म्स केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम सितंबर 20 2025, तो ये भी करेक्ट है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि द जीएसटी टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाई जाएगी, दैट विल बी ऑपरेशनल बाय दिसंबर 2025। तो ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वो कब बनाई जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड जैसे जीएसटी के पहले 4 स्लैब होते थे, 5, 12, 18, 28, अब उसको काट के खाली 5 कर दिया गया, सॉरी 2 में कर दिया गया तब्दील, 5% और 18%। जैसे कई सारे गुड्स थे, टीवी, कंडीशनर, सीमेंट, उन सबको 5% में डाल दिया गया है, और जीएसटी ऑन 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैड बीन रिड्यूस फ्रॉम 12% टू nil. GST on 3 critical drugs for cancer and rare diseases have been reduced from 5 to nil. और मिल्क, पनीर, इन सब पे 0 जीएसटी हुई है। क्वेश्चन नंबर 18, विच कंट्री होस्टेड द 2025 नेटो समिट, तो उसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो इस बार हुआ था नीदरलैंड्स में। तो इट वॉज फॉर्म्ड इन 1949, ये बेसिकली एक एंटी रशिया अलायंस थी। उस टाइम पे यूएसएसआर हुआ करता था, तो उसके अगेंस्ट सारे जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वो इकट्ठे हो गए थे। इज अ मिलिट्री अलायंस कंप्राइजिंग 32 मेंबर नेशन इंक्लूडिंग यूएसए, कनाडा एंड मोस्ट यूरोपियन नेशंस। और इस बार का जो समिट हुआ उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने नेटो कंट्रीज को फोर्स कराया कि आप अपनी जीडीपी का 5%, वो एटलीस्ट 5% अपनी डिफेंस में स्पेंड करेंगे, बिकॉज जो रशिया का थ्रेट है वो काफ़ी उनके लिए बढ़ता जा रहा है, और उनको पता नहीं कब वॉर ब्रेकआउट हो जाए। तो इस चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करा, और उन्होंने वेस्टर्न कंट्रीज ने ये प्रॉमिस भी कर दिया, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने, कि हम अपनी जीडीपी का 5% अब डिफेंस में स्पेंड करेंगे। 3.5% फॉर कोर डिफेंस स्पेंडिंग सच एज मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड पर्सनल, और 1.5% फॉर डिफेंस
Related expenditure lies encompassing infrastructure, cyber security, innovation and strengthening. तो ये आप देख सकते हैं ये सारी कंट्रीज हैं जो केवल एक कंट्री के अगेंस्ट खड़े रहते हैं, दैट इज रशिया। और इसको अभी रिसेंटली स्वीडन और फिनलैंड ने ज्वाइन करा है जो रशिया के बिल्कुल बॉर्डरिंग कंट्रीज है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू रॉ चीफ? पराग जैन, भरत कुमार, सुनील कुमार या एस सुदर्शन? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पराग जैन। तो ब्रेन बिहाइंड ऑपरेशन सिंदूर 1989 बैच ऑफिसर पराग जैन अपॉइंटेड एज न्यू रॉ चीफ। When is World Sickle Cell Day observed every year? 19th जून, 20th जून, 21st या 22nd? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 19th जून। ये बेसिकली एक ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। इसमें जो हमारा आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, वो उनका फॉर्मेशन जो उनका डिज़ाइन होता है वो बिगड़ जाता है। उस चक्कर में उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी डाउन हो जाती है। तो इसका केवल दो इलाज होते हैं, या तो ब्लड ट्रांसफ्यूशन कराएं या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया जाता है। तो इसको हम 19 जून में बनाते हैं और इसका जो थीम थी इस बार ग्लोबल एक्शन लोकल इम्पैक्ट एम्पावरिंग कम्युनिटीज फॉर इफेक्टिव सेल्फ एडवोकेसी, ये इस साल की थीम रही है। तो आपको ध्यान रखना है। और ये आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल सेल जो होती है हमारी राउंड होती है और इसमें जो सिकल सेल होती है वो होती है इलोंगेटेड। तो ये नॉर्मल से लंबी हो जाती है, तो जब ये पास करती है तो इसके अटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और ना ये ढंग से इसमें ऑक्सीजन कैरी कर पाती है। द सिकल सेल डिजीज इज अ ग्रुप ऑफ inherited RBC disorder that affect hemoglobin, the protein that carries oxygen through the body. Normally, RBCs are flexible disc-shaped cells that move easily through blood vessels. In sickle cell diseases, RBCs become crescent or sickle-shaped due to genetic mutation of hemoglobin. तो ये genetic disease होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं पेन, अनीमिया, जॉन्डिस, स्ट्रोक, ऑर्गन फेलियर and blood and bone marrow transplant he is the only cure, but it is for not for everyone because of the dearth of donors and associated risk. और ये इंडिया में जो हमारी ट्राइबल बेल्ट है दैट इज उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसमें काफी कॉमनली पाई जाती है। एंड पेशेंट विद सिकल सेल डिजीज फेस अ सिग्निफिकेंट रिड्यूस लाइफ स्पैन विद लाइफ एक्सपेक्टेंसी शॉर्टर टू अराउंड 40 years. And individuals with STCs are often viewed as genetically inferior and are sometimes ostracized with the condition being misattributed to God's curse or black magic. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके लिए एक स्पेशल मिशन भी चला रहा है दैट इज नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन 2023। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।